हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जो जल क्रमक यानी कि हाइड्रोसियर होता है उसकी पूरी की पूरी जितनी भी अवस्थाएं होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो जल क्रमक है, जल क्रमक की विभिन्न अवस्थाओं को आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण की, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी। आपने इकोलॉजी और इकोसिस्टम इसके पहले दोनों देख लिया है, और यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रमण का मतलब होता है, सपोज करिए कोई विशिष्ट एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई पहले से समुदाय या पहले से कोई समष्टि वहां पर निवेश कर रही है। अब किसी कारणवश वह समष्टि यदि नष्ट हो जाती है, बाद में फिर जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो अचानक से वहां पे एक नए प्रकार के समुदाय का विकास हो जाता है। यही एक प्रकार का क्या है, पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो देखिए, किसी भी स्थान पर पर्यावरण में मान लीजिए यदि कोई परिवर्तन होता है, एनवायरनमेंट में यदि कुछ चेंजेस होते हैं, उनके फलस्वरूप क्या होता है कि वनस्पतिक समुदाय जो होते हैं उनमें भी परिवर्तन आता है। किसी भी पर्टिकुलर स्थान विशेष में आप मान लीजिए कि यदि कोई वनस्पतिक समुदाय उपस्थित है, अब यदि वातावरण में चेंजेस आते हैं जिसके कारण से यह हो सकता है कि वहां पर से वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाए, और फिर अचानक जब उनके अनुकूल परिस्थितियां कभी आए या कि वातावरण में फिर से चेंजेस आए, तब वो समुदाय पुनः जो है विकसित हो जाए। तो इसी क्रम में आपको देखना है कि किसी भी स्थान पर यदि पर्यावरण में परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप वनस्पति समुदाय में भी परिवर्तन आ जाता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो परिवर्तित हुए पर्यावरण होता है उसके पूर्व में जो वनस्पति के स्थान पर एक नया समुदाय विकसित हो जाता है। तो मान लीजिए कहीं पर यदि एक समुदाय विकसित था और उसकी जगह पे यदि वातावरण के चेंजेस होने के कारण एक नए प्रकार के समुदाय का विकास हो जाता है, अतः लंबी अवधि यदि इसी प्रकार चलती रहती है तो पूरा का पूरा समुदाय वहां पर एक नए समुदाय में विकसित हो जाता है। अतः आप इसको परिभाषिक तौर में कह सकते हैं कि प्रकृति में इस प्रकार का समुदायों का जो प्रतिस्थापन चलता है इसे ही हम पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। मतलब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर यदि किसी पर्टिकुलर समुदाय के स्थान पर यदि एक नए प्रकार के समुदाय का क्रमिक धीरे धीरे विकास हो जाता है, इस प्रक्रिया को ही हम अनुक्रमण कहते हैं। यहां पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जो अनुक्रमण शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले हुल्ट नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था अनुक्रमण शब्द का प्रयोग? तो अनुक्रमण शब्द का प्रयोग आपको याद रखना है कि किसने किया था, हुल्ट ने किया था। इसके बाद देखिए जल क्रमक, हम देखते हैं कि जल क्रमक एक्चुअल में है क्या। आपके एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है जल क्रमक यानी कि हाइड्रोसियर। तो देखिए, जल क्रमक की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जल क्रमक अर्थात इस प्रकार का जो अनुक्रमण होता है यह किसी भी जलकायों, अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हैं कि या तो तालाबों से या तो झीलों आदि से प्रारंभ होगा, क्योंकि किसी ऐसे स्थान से ही जल क्रमक प्रारंभ होगा जहां पे जल की उपस्थिति है। तो आप तालाब भी हो सकता है, उसकी जगह में झील भी हो सकते हैं, नदियां भी हो सकती है। तो जो अनुक्रमण है मुख्य रूप से जो जल क्रमक है, यह अनुक्रमण कहां से प्रारंभ होगा? जल वाले स्थानों से, जैसे तालाबों, झीलों आदि से प्रारंभ होता है। देखिए, ऐसे जलकायों का मध्य भाग प्रारंभ में गहरा होता है तथा किनारों की ओर क्रमशः उथला होता है। ऐसे स्थलों में जल क्रमक कई स्थलों या अवस्थाओं में पूर्ण होता है। देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी यदि जलाशय है मान लीजिए, तो उसका जो मध्य भाग होगा वो चूंकि काफी गहरा होता है, और जो किनारे के भाग होते हैं वो उथले होते हैं यानी कि कम गहरे होते हैं। तो इस प्रकार से इस आधार पे आप पाएंगे कि जो जल क्रमक होगा क्रमशः यहां पे किस किस प्रकार से क्रमिक विकास होगा, इसकी कई सारी अवस्थाएं हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो जल क्रमक की जो पहली अवस्था होती है वो है पादप प्लवक अवस्था, और पादप प्लवक अवस्था को हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज यानी पादप प्लवक अवस्था में आप क्या देखेंगे कि इस अवस्था में कुछ नील हरित शैवाल यानी जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, शॉर्टकट में हम इसको BGA भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो आप पाएंगे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इसके अलावा कुछ ग्रीन एल्गी होते हैं, वह डायटम्स हो गए, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया आदि भी होते हैं।
और यह जीव तालाब में कुछ समय तक उपनिवेशित होते हैं और वृद्धि करते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में आप किसी भी तालाब या जलाशय में आप पाएंगे कि सबसे पहले तो तालाब या जलाशय में जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि प्रमुख रूप से प्रोड्यूसर या उत्पादक का काम करते हैं किसी भी प्लांट के इकोसिस्टम में, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी तालाब या किसी भी जलीय इकोसिस्टम में जो डायटम्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी व बैक्टीरिया आदि, ये सभी एक प्रकार के प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं। तो मुख्य रूप से पादप प्लवक अवस्था में आपको याद रखना है कि इस अवस्था में कुछ नील हरित शैवाल जो हैं या हरे शैवाल और डायटम्स जीवाणु आदि पाए जाते हैं और ये क्रमशः पानी के अंदर वृद्धि करते रहते हैं और उपनिवेशित मतलब पानी के नीचे रहते हुए वृद्धि करते रहते हैं। और इसके बाद क्रमशः दूसरी जब अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं निमग्न अवस्था, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सबमर्ज्ड स्टेज। तो सबमर्ज्ड स्टेज में देखिए क्या होगा कि पहले से वृद्धि कर रहे फाइटोप्लैंक्टन्स की मृत्यु से तथा आसपास से वर्षा द्वारा लाई हुई मिट्टी व रेत के कारण तालाब की गहराई भी कम हो जाती है। अब आप बताइए कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं, एक समय के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो ये धीरे क्रमशः आप पाएंगे कि पानी के अंदर ही रहेंगे। तो पानी के अंदर ये सड़ेंगे गलेंगे, उसके बाद फिर ये एक तरह से पानी के अंदर धीरे धीरे क्रमशः कीचड़ वाला माहौल एक तरह से पैदा करने लगेंगे पानी के अंदर ही। तो पानी के भीतरी सतह पे आप पाएंगे कि जितने के जितने शैवाल थे, हरे शैवाल थे, डायटम्स वगैरह थे, ये क्रमशः इनकी जब मृत्यु हो जाती है अर्थात ये जब नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ आसपास के पानी, आसपास जब वर्षा होती है तो उसके द्वारा जो पानी आता है उसके द्वारा कुछ मिट्टी भी बहकर पानी में आती है, जिस कारण से आप पाएंगे कि तालाब की जो गहराई होती है उस गहराई में भी थोड़ी बहुत कमी आने लगती है। क्यों कमी आएगी? क्योंकि जब वर्षा का जल आएगा तो उसके साथ मिट्टी भी बहा कर लाएगी, तो मिट्टी जब आएगी तो क्रमशः मिट्टी तालाब में ही तो जाएगी, तो उसका स्तर तो क्रमशः पहले की अपेक्षा थोड़ा बढ़ जाएगा, अर्थात पहले की अपेक्षा थोड़ा गहराई कम होगी। फिर इसके बाद देखेंगे आप कि इस प्रकार जो बढ़े कीचड़ है उसमें जड़ युक्त निमग्न पौधे जैसे कि हाइड्रिला, बैलिसनेरिया आदि वृद्धि करने लगते हैं और दलदली कीचड़ में अन्य पौधे भी उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण से पानी का स्तर और कम होने लगता है। अब आप पाएंगे कि जैसे ही थोड़ी बहुत दलदली वाली अवस्था बन जाती है वैसे ही आप पाएंगे कि यहां पर कुछ कीचड़ में उगने वाले जड़ युक्त निमग्न का मतलब होता है ऐसे पौधे जो कि पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, और साथ ही साथ आप पा रहे हैं कि जड़ युक्त मतलब ऐसे पौधे जो कि जड़ युक्त हैं और निमग्न है अर्थात पानी में डूबे हुए हैं। तो ऐसे पौधे भी पानी के अंदर दूसरी अवस्था में वृद्धि करने लगते हैं, अर्थात हाइड्रिला, इसके अलावा बैलिसनेरिया आदि ये भी वृद्धि करने लगते हैं किसके अंदर? पानी के अंदर। और इस कारण से जो पानी का जो स्थल होता है, जो पानी का तल होगा उसमें थोड़ा और गिरावट आएगी, जिसके कारण से पानी का स्तर जो है और क्रमशः कम होने लगता है। तो पहली अवस्था में आपने क्या देखा कि पहली अवस्था में कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, डायटम्स, बैक्टीरिया आदि वृद्धि करते हैं जो कि तालाब में क्रमशः उपनिवेशित होते हैं। दूसरी अवस्था में आपने क्या देखा कि निमग्न अवस्था जैसे ही आती है वैसे ही नील हरित शैवाल, हरे शैवाल, डायटम्स आदि इनकी मृत्यु होने लग जाती है और ये पानी के अंदर ही रहते हैं और एक कीचड़ वाला माहौल पानी के अंदर बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा के जल के साथ मिट्टी भी आती है, तो उस मिट्टी के साथ ये सड़गल करके आप पाएंगे कि ये क्रमशः आप दलदली वाला स्थान यहाँ पे पैदा कर देते हैं। तो इस दलदली वाले कीचड़ वाले माहौल में अन्य कई प्रकार के पौधे उगने लगते हैं जैसे हाइड्रिला, बैलिसनेरिया आदि। इसके बाद जब तीसरी अवस्था प्रारंभ होती है जिसको हम कहते हैं प्लावन अवस्था, प्लावन अवस्था को हम कहते हैं रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। तो इस रूटेड फ्लोटिंग स्टेज में क्या होगा देखिए, अब क्रमशः जलाशय या तालाब की गहराई जो होती है ये छिछली होने पर प्रायः जड़ युक्त प्लावी पौधे जैसे निलंबो, निम्फिया, ट्रापा आदि वृद्धि करने लगते हैं। इन पौधों की अधिकता के कारण निमग्न पौधों को समुचित प्रकाश नहीं मिल पाता और वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब जैसे ही तीसरी अवस्था आएगी जिसको कि हम प्लावन अवस्था कहते हैं, प्लावन अवस्था के अंतर्गत कुछ ऐसे पौधे भी उत्पन्न होने लगते हैं जैसे ट्रापा यानी सिंघाड़ा हो गया, इसके अलावा निम्फिया, साथ ही साथ निलंबो यानी कमल का जो पौधा है, ये सभी के सभी भी विकसित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे दलदली वाला यानी कि कीचड़ वाला माहौल पैदा हो चुका है पानी के अंदर। अब इन कीचड़ वाले स्थानों में कुछ ऐसे पौधे भी वृद्धि करने लगेंगे जो कि फ्लोटिंग टाइप के होते हैं।
फ्लोटिंग का मतलब है कि तैरते हुए पौधे, अर्थात इनकी जड़ें भले ही जमीन के नीचे धंसी होगी लेकिन पौधे का जो ऊपरी भाग है वो पानी की सतह पर तैरता रहता है। तो प्लावन अवस्था का मतलब यह कि इसके अंतर्गत कुछ प्लावी पौधे भी विकसित होने लगते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। अब देखिए, जब पानी की ऊपरी सतह पर जब बड़े बड़े आप पाएंगे कि जब निलंबो, निम्फिया, ट्रापा आदि ये जब विकसित हो जाते हैं तो पानी के जो निचले वाले पौधे थे जो कि पानी के नीचे गहराई में थे, जैसे हाइड्रिला बेलिसनेरिया, ये क्रमशः इनको समुचित प्रकाश यानी उचित प्रकाश अब नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की ऊपरी सतह पे कौन आ चुके हैं? पानी की ऊपरी सतह पे निलंबो, निम्फिया, ट्रापा आदि ये विकसित हो चुके हैं। तो सूर्य के डायरेक्टली प्रकाश को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सूर्य का प्रकाश नीचे तो नहीं पहुंच पा रहा है पानी के नीचे, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रिला बेलिसनेरिया ये भी क्रमशः धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और ये भी सड़ने गलने लगते हैं और एक प्रकार से कीचड़ का और भाग बनाते हैं। इसके बाद आप पाएंगे कि जीवन चक्र जो होता है पूरा होने पर इनकी मृत्यु से खाद्य और कीचड़ अधिक बन जाता है। अब जैसे ही आप पाएंगे कि हाइड्रिला और बेलिसनेरिया वगैरह ये जो प्लांट हैं ये क्रमशः जब सड़ने गलने लगेंगे तो इनकी मृत्यु से खाद्य का निर्माण और ज्यादा होगा पानी में और कीचड़ भी अधिक मात्रा में बनता जाता है, जिससे जलाशय की गहराई और भी कम होगी। अब देखिए, जब कीचड़ ज्यादा मात्रा में बनता जाएगा तो जलाशय की गहराई जाहिर सी बात है कि क्रमशः उसमें कमी आती जाएगी। अब देखिए, जो चौथी अवस्था उसको हम कहते हैं रीड स्वैम्प अवस्था, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रीड स्वैम्प स्टेज। तो देखिए, यदि रीड स्वैम्प अवस्था की बात करते हैं तो इस अवस्था को प्रायः एम्फीबियस अवस्था भी कहते हैं। तो एम्फीबियस अवस्था आप देख सकते हैं इसको। इस अवस्था में ऐसे पौधे भी वृद्धि करने लगते हैं जिनके प्रकाश संश्लेषी भाग जो है पानी से ऊपर हवा में रहते हैं, जैसे टाइफा और सैजिटेरिया। अब आप यहां पे पाएंगे कि रीड स्वैम्प अवस्था में भी क्या होगा कि कुछ ऐसे पौधे भी वृद्धि करने लगेंगे जिनका कुछ भाग पानी की सतह के ऊपर रहता है और कुछ भाग पानी की सतह के नीचे, अर्थात इसीलिए तो इसे हम एम्फीबियस अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि आधा भाग पौधे का पानी के नीचे है और आधा भाग पानी के ऊपर। तो रीड स्वैम्प अवस्था को आपको याद रखना है कि इसे हम एम्फीबियस अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में ऐसे पौधे वृद्धि करने लगते हैं जिनके प्रकाश संश्लेषी भाग पानी के ऊपर हवा में रहते हैं, मतलब जिनके ऐसे पौधे की बेसिकली जो पत्तियां होती है, चूंकि पत्तियां ही अधिकतर प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। अब ऐसा नहीं है कि पत्तियां बस केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती हैं, पर अधिकतर यदि हम बात करें तो चूंकि पत्तियों के अंदर अधिक मात्रा में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम उपस्थित होता है, जिस कारण से वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं। तो कुछ ऐसे पौधे भी वृद्धि करने लगते हैं अब चौथी अवस्था में, रीड स्वैम्प अवस्था में, कि उनके पौधे का अधिकांश भाग पानी के ऊपर और कुछ भाग पानी के नीचे होता है। और ये पौधे भी देखिए जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ाते रहते हैं, जिस कारण से जलाशय में पानी की भी कमी होती है। अब आप बताइए, वाष्पोत्सर्जन आपने पढ़ा होगा, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब जब वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन कहां से होता है? तो जो जल रंध्र होते हैं बेसिकली आप पाएंगे कि जो रंध्र होते हैं वहीं से चूंकि पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित होते हैं। तो चूंकि अब आप पा रहे हैं कि चौथी अवस्था में कुछ ऐसे पौधे भी विकसित हो चुके हैं जिनकी पत्तियां कहां है? पानी के ऊपर, यानी पौधे का अधिकांश प्रकाश संश्लेषी भाग कहां है? पानी के ऊपर। तो उन पौधे की पत्तियों से भी कुछ मात्रा में जल की हानि होती रहती है, किसके माध्यम से? वाष्पोत्सर्जन के रूप में, यानी कि ट्रांसपायरेशन के रूप में। तो जब वाष्पोत्सर्जन के रूप में भी जल की हानि होगी तो क्रमशः जो जलाशय का स्तर है उसमें पानी की क्रमशः और कमी होगी, जिस कारण से जलाशय और जो है तो उथला होता जाएगा। अब इसके बाद देखिए, जो पांचवी अवस्था आती है वो होती है सेज मीडो अवस्था। सेज मीडो अवस्था में आप पाएंगे कि इस अवस्था में जाली नुमा वनस्पति जैसे ग्रैमिनी कुल के पौधे इत्यादि वृद्धि करने लगते हैं। अब भूमि लगातार शुष्क होने लगती है, जिस कारण यहां पर दूसरे प्रकार के वनस्पतियां व स्थलीय पौधे भी वृद्धि करने लगते हैं। अब आप पाएंगे कि सेज मीडो यानी कि जो पांचवी अवस्था है जल क्रमक की, इसमें क्या होता है? क्रमशः ग्रैमिनी कुल बेसिकली, जिसमें कि आपके धान, गेहूं ये सभी आते हैं ग्रैमिनी कुल में। तो ग्रैमिनी कुल जिसको कि हम पोएसी फैमिली भी कहते हैं, तो पोएसी या ग्रैमिनी कुल के जीव या पोएसी या ग्रैमिनी कुल के पौधे भी विकसित होने लगते हैं पांचवी अवस्था में। क्यों? क्योंकि जो पानी का जो स्थल है वो शुष्क, क्रमशः धीरे धीरे शुष्क अवस्था में पानी जो है या नीचे की जो मिट्टी है वो शुष्क अवस्था में होने लगती है, जिस कारण से यहां पे कई प्रकार की जाली नुमा वनस्पति वृद्धि करने लगते हैं, जैसे कि ग्रैमिनी कुल के पौधे। अब देखिए, भूमि क्या होगी? लगातार जो है शुष्क होने लगती है, जिस कारण से यहां पर दूसरे प्रकार की वनस्पतियां भी क्रमशः वृद्धि करने लगती हैं।
तो स्थल में वृद्धि करने वाली कई प्रकार की वनस्पतियां भी इस अवस्था में वृद्धि करने लगती हैं। इसके बाद देखिए जो छठी अवस्था आती है वो है वुडलैंड अवस्था। वुडलैंड अवस्था में आप पाएंगे कि इन अवस्था के बाद लगभग शुष्क भूमि का निर्माण हो चुका होता है। छठी अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वुडलैंड अवस्था आते आते जो मिट्टी है वो पूरी की तरह शुष्क भूमि हो जाती है, तो शुष्क भूमि का निर्माण होने लगता है, जिस प्रकार या जिस पर आप कह सकते हैं कि झाड़ियां आदि वृद्धि करने लगती हैं। इसके अलावा कुछ छोटे वृद्धि करने वाले वृक्ष भी यहां पर आने लगते हैं और इसी के साथ सूक्ष्म जीवों का संवर्धन जो है कार्बनिक माध्यम में भी होने लगता है। तब आप पाएंगे कि जैसे ही वुडलैंड अवस्था आती है वैसे ही यहाँ पे शुष्क भूमि पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है और यहाँ पर छोटे वनस्पति झाड़ीनुमा वृक्ष भी क्रमशः वृद्धि करने लगते हैं। इसके बाद आप सातवीं अवस्था जो कि कहलाती है चरम अवस्था या आप इसको कह सकते हैं वन अवस्था। वन अवस्था में क्या होगा, देखिए यह बेसिकली चरम अवस्था होती है यानी कि अंतिम अवस्था होती है, जिसमें बड़े वृक्ष भी प्रायः उगने लगते हैं, जैसे अलसम हो गया, इसके अलावा एसर व एक्वेरकस, ये आदि पौधे हैं जो कि इस प्रकार से क्रमशः वृद्धि करने लगते हैं, बड़े प्रकार के पौधे। और जलाशय के स्थान पर इस प्रकार से वन धीरे धीरे विकसित हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि इस पूरी की पूरी जो प्रवस्था है इसमें क्रमशः जलाशय में आप पाएंगे कि छोटे छोटे जीवों से क्रमशः धीरे धीरे विकसित होते होते उस जलाशय के स्थान पर एक नए प्रकार से वनस्पति क्षेत्र जो है या पूरा का पूरा आप पाएंगे कि जलाशय के स्थान पर वन वाला क्षेत्र जो है विकसित या डेवलप हो चुका होता है। अब इस पूरी की पूरी अवस्था को आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे ये हमारे पास एक जल क्रमक की विभिन्न अवस्थाओं को यहाँ पे हमने डायग्राम बना के रखा है। अब आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे क्रमशः कि पूरी की पूरी अवस्थाओं में किस प्रकार से यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होती है, जो पहली अवस्था होती है, इसमें कुछ छोटे छोटे आप पाएंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया डाइटम्स आदि होते हैं और जब पानी की गहराई अधिक होती है। अब दूसरी अवस्था जैसे ही आती है जिसको हम सबमर्ज्ड स्टेज कहते हैं, यानी कि निमग्न अवस्था जैसे ही आती है वैसे ही आप पाएंगे कि ये नीले 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 हरे शैवाल या इसके अलावा हरे शैवाल डाइटम्स बैक्टीरिया आदि क्रमशः नष्ट होने लगते हैं और इनके स्थान पर नए प्रकार के पौधे यानी कि हाइड्रिला बैलिसनेरिया आदि इस प्रकार के पौधे भी वृद्धि करने लगते हैं। अब जब ये दोनों प्रकार के पौधे सूख करके आप पाएंगे कि पानी के अंदर ही रहेंगे और क्रमशः कीचड़ वाला माहौल पानी के अंदर विकसित करने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही तीसरी अवस्था आती है जिसको कि हम प्लावन अवस्था कहते हैं, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है कि कई प्रकार के पौधे जैसे कि आप पाएंगे यहां पे निलंबो निम्फिया आदि, आप ये देख सकते हैं निलंबो निम्फिया आदि इस प्रकार के वृक्ष जो है जैसे ही रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आएगी, मतलब कि जैसे ही तीसरी अवस्था आएगी रूटेड फ्लोटिंग स्टेज या प्लावन अवस्था, वैसे ही निलंबो निम्फिया ट्रापा आदि वृद्धि करने लगते हैं। जिस कारण से देखिए क्या होगा कि जो ऊपर वाले जो नीचे वाले पौधे हैं जैसे हाइड्रिला हो गया, बैलिसनेरिया हो गया, इनको समुचित प्रकाश नहीं मिल पाएगा और क्रमशः ये भी धीरे धीरे फिर नष्ट हो जाएंगे और कीचड़ में और वृद्धि होगी। जैसे कि देखिए और जो आसपास की जो मृदा है वो भी पानी में वर्षा के जल के साथ आती है, जिस कारण से इसकी गहराई क्रमशः आप पाएंगे कि जलाशय की जो गहराई है वो क्रमशः कम होती जाती है। फिर देखिए इसके बाद जब चौथी अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं रीड स्वैम्प स्टेज। तो रीड स्वैम्प अवस्था में क्या होता है जिसे कि हम एम्फीबियस अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में देखिए ऐसे पौधे वृद्धि करने लगते हैं जो कि बेसिकली प्रकाश संश्लेषी भाग होते हैं, अर्थात ऐसे पौधे आप यहां पे देख भी रहे हैं जैसे रीड स्वैम्प स्टेज जैसे ही स्टार्ट हुई है, ये पौधे का जो आधा भाग है यानी जो प्रकाश संश्लेषी भाग है वो प्रायः पानी के ऊपर है और आधा भाग पानी के नीचे भी है। आप देख सकते हैं कीचड़ में भी आधा भाग धंसा हुआ है। यानी जैसे ही रीड स्वैम्प अवस्था आती है इसमें प्रकाश संश्लेषी भाग जो है ऊपर आने लगते हैं, अर्थात ऐसे पौधे भी वृद्धि करने लगते हैं जिनका प्रकाश संश्लेषी भाग पानी के ऊपर रहता है। अब आप ये बताइए कि ये प्रकाश संश्लेषी भाग चूंकि इनकी पत्तियां वगैरह सब ऊपर है, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन के रूप में ये जल की क्रमशः हानि करते रहते हैं और इस कारण से जब जल की हानि होती रहती है तो जलाशय में पानी की और कमी होती जाती है और इस प्रकार से शुष्क भूमि धीरे धीरे विकसित होने की कगार पे आ जाती है। फिर जैसे ही सहज मीडो स्टेज आती है यानी जैसे ही पांचवी अवस्था आती है वैसे ही आप पाएंगे कि इस अवस्था में जाली नुमा वनस्पति विकसित होने लगती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जैसे ग्रैमिनी कुल के पौधे होते हैं, जैसे आप पाएंगे कि धान गेहूं आदि इस प्रकार के जो झाड़ी नुमा या जाली नुमा
पौधे होते हैं ये क्रमशः विकसित होने लगते हैं। फिर इसके बाद जब वुडलैंड स्टेज आती है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं वुडलैंड अवस्था। वुडलैंड अवस्था में आप पाएंगे कि छोटे छोटे वृक्ष भी धीरे धीरे क्रमशः इस प्रकार से विकसित होने लगते हैं। फिर इसके बाद जब 7वीं अवस्था और जब चरम अवस्था आती है, जिसको कि हम अंतिम अवस्था कहते हैं, यानी इसको हम फॉरेस्ट स्टेज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जैसे ही फॉरेस्ट स्टेज आती है वैसे ही आप पाएंगे कि यहां पर बड़े बड़े प्रकार की झाड़ियां व बड़े बड़े प्रकार के वृक्ष जो है यहां पे विकसित होने लगते हैं। और इस प्रकार से एक जलाशय के अंदर आप पाएंगे कि एक वन वाली अवस्था जो है धीरे धीरे आगे चल के विकसित हो जाती है। तो इस पूरी की पूरी अवस्था में आप पाएंगे कि जल क्रमक का मतलब होता है कि अनुक्रमण जो है कहां से स्टार्ट होगा, जल से स्टार्ट होगा, और अनुक्रमण जल से स्टार्ट होने के पश्चात समाप्त कहां पर होगा, शुष्क भूमि पर। यानी आप पाएंगे कि एक जलाशय वाले स्थान में क्रमशः वनस्पति क्षेत्र पूरा पूरा वन जैसे विकसित हो जाता है। तो अनुक्रमण का मतलब आपको समझना है कि अनुक्रमण का मतलब होता है क्रमिक विकास। किसी भी चीज का क्रमिक विकास यदि किसी भी स्थान पे हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो वही क्या है, अनुक्रमण है। अब किसी भी इकोलॉजी के अंतर्गत चूंकि यह अनुक्रमण होता है तो इसे हम पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरे के पूरे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जल क्रमक की विभिन्न अवस्थाओं को और जल क्रमक की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।